नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं उनकी जो उपलब्धि है या उनकी जो विशेषता वो ये है कि ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को अपने कैरियर में एक बार ही उन उपलब्धियों का मौका मिलता है जिन उपलब्धियों को उन्होंने दो बार हासिल किया है। जी हाँ, हम बैठे हुए हैं डॉक्टर अमन सिंह राठौर जी के साथ और वो पुलिस अधीक्षक हैं शिवपुरी के, यानी कि वो एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और आईपीएस भी हैं। तो इस तरह से दो बड़े गोल उन्होंने अचीव किए हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू साहब। तो किस तरह से आप जैसे 12th पास आउट बच्चे हैं तो उनको किस तरह से टाइम मैनेजमेंट वो करें कि वो भी आपकी तरह कम से कम एक उपलब्धि तो हासिल कर लें? देखिए, सामान्यतः जब हम लोग 11th क्लास में सब्जेक्ट लेते हैं, मोटा मोटी हर बच्चे के मन में एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि उसे करना क्या है। यदि हमने बायो ली है तो क्यों ली है, हमने मैथ्स ली है तो क्यों ली है, सीए बनना है या हमें सिविल सेवा में जाना है, कई बच्चों को आर्मी में जाना है। तो एक मोटा मोटी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मेरा प्राथमिक लक्ष्य क्या है। कई बार उसके बाद में ऐसा होता है कि जब आप एक लक्ष्य को अचीव कर लेते हो तो आपको लगता है कि नहीं, अभी और संभावनाएँ हैं और अभी और आसमान है जिसे नापना अभी बाकी है। तो फिर बहुत सी बार आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो डॉक्टर हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, आईआईटीएंस हैं, फिर वो कई बार यूपीएससी का रुख कर लेते हैं। तो लेकिन आप चाहे 11th में हो, चाहे आप अपना प्राथमिक लक्ष्य प्राप्त कर चुके हों, आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है। अब करना क्या है इसको लेकर के कई बार बहुत सारे हमारे आसपास उदाहरण होते हैं जिससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे अभी दतिया में 2 बच्चों का जब मैं वहाँ एसपी था तो यूपीएससी में चयन हुआ था। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि आपके पड़ोस में रहने वाला कोई बच्चा आईएएस बन जाए। अभी शिवपुरी से 2 बच्चों के आईएएस में सिलेक्शन हुए हैं। एक बार जब आप डिसाइड कर लें कि मुझे ये करना है, फिर उस एग्ज़ाम का पैटर्न, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर, उसका सिलेबस प्लस जो बुक्स हैं, बुक्स में मेरा ये मानना बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। कई बार होता है बच्चा हिस्ट्री की भी 4 बुक ले ली, ज्योग्राफी की भी 4 बुक ले ली। आप पहले ये डिसाइड कर लें थोड़ा अच्छे से रिसर्च करके कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं। जो पुराने लोग चयनित हुए हैं वो बता सकते हैं, टीचर्स बता सकते हैं, कोचिंग से भी कंफ्यूज ना होना चाहिए। हाँ, और एक बार आप बेस्ट बुक को डिसाइड कर लें, फिर उसको अच्छे से कंठस्थ करें। और सोशल मीडिया की नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंस है। इंटरनेट पे ढेर सारा ज्ञान है, लेकिन अब वो हमारे ऊपर है कि हम उससे किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट जनरेट हो रहा है, चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है। लेकिन अब वो हम उसको ज्ञानार्जन के लिए लगा रहे हैं या हम उसको ध्यान भंग होने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। अथाह जानकारी है इंटरनेट के ऊपर। मैंने खुद ने बहुत सारा उपयोग किया है 2014 में जब मैंने तैयारी कर रहा था। तो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर कोई बच्चा यूपीसी की तैयारी करेगा तो अभी इजराइल ईरान का संघर्ष चल रहा है। आप इंटरनेट पे डालिए इजराइल ईरान की संघर्ष की हिस्ट्री क्या है, क्या इजराइल निकल के आ जाएगा, पूरा निकल के आ जाएगा। कब कौन सा वॉर हुआ, गाजा क्या है, फिलिस्तीन से क्या झगड़ा था। वही चीज़ आप बुक्स में ढूंढेंगे तो हो सकता है सुबह से शाम हो जाए। तो जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें से क्या चीज़ आपको निकालनी है वो पता होना चाहिए। तो समय हम पढ़ने में ज़्यादा लगाएं, ट्विटर पे और ये फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। मेरा वही सवाल था कि ये एक जाल है ये बिल्कुल सोशल ऐप्स का, तो उससे कैसे बचें? जैसे आप जब थे, मतलब आपने एमबीबीएस कर लिया, तो फिर आईपीएस का कहाँ दिमाग में था कि ये भी मुझे करना है, मतलब यूपीएससी भी करूँगा? देखिए, ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, फिर भी मैं बताऊंगा। सोशल मीडिया जो है कई बार एक व्यक्ति को एक भ्रम में डाल देता है। एक वो उसकी एक अलग दुनिया उस पर बन जाती है कि मेरे 500 फ्रेंड्स हैं या 5000 फॉलोअर्स हैं। अगर आपके पास 5 दोस्त भी ऐसे हैं जिनके साथ शाम को आप बारिश का मौसम में चाय पी सकें, तो वो आपकी वास्तविक पूंजी है। वरना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो एक कई बार झूठा आडंबर व्यक्ति क्रिएट कर लेता है। तो मैं खुद भी बहुत पर्सनली नहीं डालता हूँ चीज़ों को। हाँ, जो ऑफिशियल अकाउंट है मेरा एसपी शिवपुरी का, उससे जो कार्रवाई हो रही है मैं डालता हूँ। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अमन सिंह का जो अकाउंट है उसमें मुझे लगता है मैंने सालों से कुछ नहीं। एक बार साथ में वो डाला था बर्थडे जी, बच्चे का बर्थडे डाला था ना, उसके बाद कुछ नहीं किया। अपने मेरे दोस्त बहुत हैं, मुझे लगता है 15-20 दोस्त तो मेरे बहुत ऐसे अच्छे हैं जिनसे मैं साल में एक बार मिलता ही हूँ। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, सिविल सेवा के लोग भी हैं, और वो बैठ के जो गपशप करने का मजा है वो अलग है, वो चैट करने में नहीं है। तो एक और मेरा जो सवाल था, जो सबसे पहले मैंने किया था, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हो और उसमें स्पोर्ट्स की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कुछ बच्चे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने में बिलीव करते हैं। मेरा ये मानना है कि हम क्वालिटेटिव स्टडी करें, क्वांटिटेटिव पे बहुत ध्यान न दें।
यदि बच्चा 7 से 8 घंटे भी पढ़ रहा है पूरे दिन में तो बहुत सफिशिएंट है, बशर्ते जैसा मैंने बताया कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो गुणवत्ता वाली है। हमें पता है कि ये अच्छी बुक है, हम टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, हम पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो 7-8 घंटे 10 घंटे अधिकतम स्पोर्ट्स में बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप नहीं खेल सकते, सुविधा नहीं है आसपास, मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हो, इंदौर में रह रहे हो, शाम को वॉक कर लीजिए किसी पार्क में जा करके, बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी रनिंग कर लीजिए, घर पे ही दंड बैठक लगा लीजिए। तो ये कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने से मन भी प्रसन्न रहता है। ये जो आजकल के बच्चे बोलते हैं डिप्रेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें भी नहीं होती है थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहने से। तो म्यूजिक वगैरह का कुछ इसमें रहता है फ्रेश होने में? मैं तो बिल्कुल गाने सुनता हूँ, बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ। मतलब अच्छी कोई पुरानी कभी मूवी देख ली या अच्छे गाने सुन लिए। अध्यात्म भी मैं करता हूँ कभी कभी, रोज़ तो कभी नहीं कर पाता, ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है कभी कभी, लेकिन जब समय मिलता है तो अपना बैठ के ईश्वर का ध्यान करना, उससे भी एक शांति मिलती है। अरे स्टूडेंट लाइफ में भी ये सब करते थे आप? बिल्कुल मैं करता था, बिल्कुल करता। गेम्स भी, म्यूजिक भी, बिल्कुल, पूजा वगैरह ये सब? हाँ, सब में एक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर अमन सिंह राठौर साहब जो एसपीएस शिवपुरी, और जिस तरह से उन्होंने विस्तार से समझाया कि संतुलन बहुत ज़रूरी है किसी भी अचीवमेंट के लिए, तो निश्चित तौर से आप संतुलन बना के रखेंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मां वैष्णो नेत्रालय में आपका स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन, डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन, मां वैष्णो नेत्रालय, दतिया, मध्य प्रदेश में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे। मां वैष्णो नेत्रालय आपके आंखों की सभी जरूरतों के लिए एक विशेष स्थान है। हमें आपकी आंखों की देखभाल का सम्मान है और हम आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें।